नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की अभी तक की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। भोपाल में एक डीजी स्तर के अफसर अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हुए उसे मारते पीटते कैमरे में कैद हुए और फिर वायरल हुए, सबको पता चले। पत्नी के खिलाफ हिंसा का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने उनसे जिम्मेदारी ली और पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया। यही नहीं, अधिकारी ने बाद में कैमरे पर अपनी इस करतूत को जायज बताया, सफाई दी। एक रिपोर्ट देखें। चाकू मारा तुमने। चाकू है? क्या करो? जब क्या होता है? क्या है? तो क्या छोड़ नहीं रहा तो क्या करो? साले मेरा क्या मार। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर भोपाल की है और महिला की गर्दन पकड़कर नीचे पटक रहा ये शख्स वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और मध्य प्रदेश सरकार का डीजी पुरुषोत्तम शर्मा है। घर के भीतर अपनी ही पत्नी पर लगातार वार कर रहे इस शख्स पर कानून व्यवस्था को बहाल करने की जिम्मेदारी है। पत्नी लगातार छुड़ाने की कोशिश कर रही है, चीखती है, चिल्लाती है, पुलिस को बुलाने के लिए फरियाद लगाती है। लेकिन पुरुषोत्तम ने एक न सुनी। घर में मौजूद दो सहयोगी ये सब देखते रहे। पालतू जानवर तक डीजी की करतूत देखकर विचलित हो गए। लेकिन इस वरिष्ठ अफसर ने तो घरेलू हिंसा की सारी हदें पार कर दी। इस मारपीट की शुरुआत एक वीडियो से हुई जिसे डीजी की पत्नी ने बनाया है। वीडियो में डीजी को उनकी पत्नी ने एक अनजान लड़की के साथ उसके घर में पकड़ा। ये है असली रूप। आपसे मिलने आया हूँ तो क्या कर दिया मैंने? रेप किया है। रेप किया तो आप शिकायत करो। ये शिकायत। जब पुरुषोत्तम से उस लड़की के बारे में पूछा गया तो वो भड़कते हुए घर से निकल गए। But you cannot change my life like this. This is my life. I will continue to do this. I have caught you red-handed today. हाँ बिल्कुल। डीजी की पत्नी ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। आरोप है कि उसके बाद गुस्साए डीजी ने पत्नी पर घर में जुल्म किया और जब मारपीट पर सवाल पूछा गया तो देखिए कैसी बेशर्मी से इसे घरेलू विवाद और झूमा झटकी बता रहे हैं। जहाँ तक मारपीट का उनका संबंध है, एक सेल्फ डिफेंस भी होता है, लेकिन मैं पूरी स्वतंत्रता देता हूँ उनको और उन बेटे को कि यदि वो समझते मैं खराब हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये क्राइम नहीं है, एक पारिवारिक मामला है। डीजी का बेटा खुद आईआरएस अधिकारी है जिसने ये वीडियो गृह मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली के साथ ही सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के साथ ही महिला आयोग ने भी मामले में कार्रवाई की मांग की। सरकार ने तुरंत डीजी को पद से हटाकर पुलिस हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया है। कानून की रक्षा करने का कर्तव्य जिन पुलिस कर्मचारियों का है, अगर वो खुद स्वयं कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, अपने बीवी बच्चों को मारते हैं और इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, तो किसी भी कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी गतिविधियां करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो वो कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको कार्य मुक्त कर दिया। 27 सितंबर की इस घटना ने पद और वर्दी की रौब के साथ ही महिला के खिलाफ हिंसा का एक घिनौना नमूना पेश किया है। लेकिन इस वारदात के बाद डीजी ने जिस तरह की दलील दी है वो तो और भी ज्यादा निकृष्ट है। भोपाल से आकांक्षा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। उधर सतना जिले के सिंहपुर थाने में पुलिस कस्टडी में गोली लगने से राजपति कुशवाहा नाम के युवक की मौत के बाद भारी बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने जहां जमकर हंगामा किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले दागकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने से परहेज नहीं किया। इस घटना के बाद थाना प्रभारी सस्पेंड कर दिए गए। सीएम ने एसपी को हटाकर घटना की न्यायिक जांच का आदेश दिया तो विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर फिर सवाल उठाए। थाने में फायरिंग से सनसनी, संदेही की मौत पर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के दागे गोले, सवालों में सतना पुलिस।
पुलिस मार अब वो पुलिस जवाब दे या को मरवाए उसका जवाबदारी पुलिस जाने। सतना की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जनता गुस्से में है। खाकी से खफा लोगों ने यह हंगामा थाने में गोली चलने से हुई संदेही की मौत के बाद किया। पुलिस को हत्या का जिम्मेदार मानते हुए परिजन और लोगों ने जमकर बवाल मचाया। दरअसल सिंहपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में 2 महीने पहले हुई चोरी की वारदात को लेकर पुलिस ने संदेह के आधार पर राजपति कुशवाहा नाम के शख्स को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बीच न जाने कैसे गोली चल गई जो राजपति को लगी। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की खबर लगते ही पूरा गांव थाने का घेराव करने पहुंच गया। गुस्साई भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस के साथ झड़प भी हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने पहले तो लाठी चार्ज किया और जब लोग नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागे। परिजन का आरोप है कि थाना प्रभारी ने नशे की हालत में राजपति को गोली मारकर उसकी हत्या की है। मामले के तूल पकड़ने के बाद सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक और एक आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बकौल थाना प्रभारी टेबल पर रखी सर्विस रिवॉल्वर छीनकर आरोपी ने खुद को गोली मारी। हम लोग आए 4 आदमी, मतलब 9 बजे आ गए थे, तो अंदर नहीं जाने देते थे। क्या लगता है पुलिस तो बता रही कि खुद को गोली मारी है? नहीं, खुद को गोली नहीं मारी, ये लोग मारे हुए। थाना प्रभारी और उसके जो साथ में जो आरक्षक थे वो लोग पूछताछ कर रहे थे। उस समय उसकी सर्विस रिवॉल्वर जो है उससे जो टेबल में रखा था, जो मृतक है उन्होंने उसको जल्दी छीन लिया तो जल्दबाजी में फायर हो गया, तो गोली उनको चेहरे पे लगी थी। चुनावी माहौल में कांग्रेस को कानून व्यवस्था के बहाने सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई करते हुए सतना एसपी को हटा दिया है। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद के साथ ही घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। न्यायिक जांच होगी, सीधे जो घटना हुई है उसमें एफआईआर दर्ज होगी। न्यायिक जांच होती है, ऐसी घटना में न्यायिक जांच होगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर गलती हुई है तो सजा जरूर मिलेगी। सरकार ने कार्रवाई भले ही की हो, लेकिन परिजन दोषी पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। नाराज भीड़ ने एक बार फिर थाने पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वैसे मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यशैली अक्सर विवादों से घिरी होती है और अब तो चुनावी माहौल में विपक्ष को सरकार के खिलाफ बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार तय करने में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल कांग्रेस से पिछड़ गए। कांग्रेस ने 2 सूचियां जारी करते हुए 28 सीटों में से 24 पर प्रत्याशी घोषित कर दी। पहली सूची में 15 प्रत्याशी घोषित किए तो दूसरी में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। पार्टी का यह दावा है कि 1-2 दिन में तीसरी सूची आ जाएगी, जिसमें बची हुई 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। लंबे अरसे बाद ऐसा हो रहा है जब प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस पहले कर रही है और एक तरफा बाजी मारी हो। बीजेपी की बात करें तो पार्टी एक भी सीट पर अपने उम्मीदवार का अधिकृत ऐलान अब तक नहीं कर पाई। हालांकि पार्टी की तरफ से बार बार संकेत और दलीलें दी गई कि सीटों पर वही प्रत्याशी बनेंगे जो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में आए हैं और ऐसे में हर सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी पहले से तय है, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ और इसकी क्या वजह है, पार्टी के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है कि जिन गद्दारों को वो टिकट देना चाहते हैं उनकी स्थिति क्या भांपरी है। मैं मानता हूं कि जिस दिन टिकट डिक्लेयर होगी उस दिन बीजेपी की जितनी जीत हार सुनिश्चित दिख रही है वो दृढ़ता से सुनिश्चित दिखेगी। ये उनका अपना विषय है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पद्धति और रीति नीति है, हम हमारे तरीके से करें। उम्मीदवार चयन करने की एक प्रक्रिया है, हमारे राज्य की चुनाव समिति है
वो नामों की सिफारिश करती है और केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशियों को फिर घोषित करती है, जो जल्दी हो जाएगा। तो बीजेपी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राकेश, काफी अरसे बाद ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी अपने सारे उम्मीदवारों को पहले से मत कर सर्वे करके उनके नाम, ज्यादातर के नाम ला चुकी है, केवल 4 बचे हैं। बीजेपी के पास कोई तर्क अब तक क्यों नहीं है? कहां पेंच फंसा है? आधिकारिक ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, बिल्कुल पुनीत, और सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठा है क्योंकि आमतौर पर हम बात करें, बीजेपी जो प्रत्याशियों के चयन में उनके नाम की सूची जारी करने में हमेशा बाजी मारती थी, और इस बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस ने 28 सीटों में से 24 सीटों पर अपना उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 2 सूची जारी की गई हैं, पहले सूची में 15 और दूसरी सूची में 9 जो प्रत्याशी हैं उनको डिक्लेयर कर चुकी है। और पार्टी का ये दावा है कि 102 दिन में जो 4 शेष प्रत्याशी हैं उनका भी ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी की हम बात करें, 28 में से एक भी नाम का अभी ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि पार्टी ये जरूर दलील दे रही है कि वो पहले से प्रत्याशी तय है कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने सर्वे कराया है, जो तमाम बैठकें होना है, और अब पार्टी का ये कहना है कि पहले मध्य प्रदेश में मंथन होगा, उसके बाद दिल्ली नाम सूची जाएगी, यानी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी पार्टी आकलन करने में तुली हुई है। क्या वो तमाम कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे वो बीजेपी में आए हैं, क्या उनको टिकट दिया जाना चाहिए? कहीं ना कहीं एक बार पार्टी जरूर, चाहे प्रदेश की बात करें चाहे दिल्ली स्तर पर बात करें, मंथन जो है जरूर करेगी। और यही कारण है कि अब तक प्रत्याशियों का जो अधिकृत रूप से ऐलान नहीं हो सका है। और हम बात करें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव बहुत दूर नहीं है। कल संभावित जो तारीख बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश उपचुनाव की आचार संहिता कल लागू कर दी जाएगी, और ऐसे में अब तक पार्टी की ओर से सूची जारी नहीं करना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है। लेकिन हम कांग्रेस की ओर से बात करें, कांग्रेस ने अपने जो 24 प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर किए हैं, उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है, पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और निश्चित तौर पर जब पहले से जब डिक्लेयर हो चुका है, पहले से हरी झंडी मिल चुकी है, तो इसका लाभ जो है आने वाले दिनों में चुनाव में यानी इन प्रत्याशियों को जरूर मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि जो नाम मंथन की जो बात कही जा रही है, क्या ऐसे प्रत्याशियों का नाम काटा जाएगा जो कि कांग्रेस से विधायकी का इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, और यदि काटा जाएगा तो फिर वो नया चेहरा कौन सा होगा? तो कहीं ना कहीं एक स्थिति अभी पूरी तरह बीजेपी में स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही ऐसे तमाम वो विधायक जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने अपने क्षेत्रों में प्रचार शुरू कर दिया था। अब कहीं ना कहीं उनको भी जो है इस बात का अंदर से जरूर होगा कि अब तक नाम डिक्लेयर क्यों नहीं किए गए। हालांकि पार्टी के अलग अलग नेताओं से जो चर्चा की गई है, बीजेपी के कुछ नेताओं को कहना है कि कांग्रेस की अपनी रणनीति है, बीजेपी की अपनी रणनीति है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात का भी संकेत दे रही है कि अभी मध्य प्रदेश स्तर पर ही मंथन होना बाकी है। उसके बाद जो सूची है वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी, यानी अभी जो सूची जारी करने में समय लग सकता है। इस बात के संकेत जो है पार्टी की ओर से ही मिले हैं। चलिए, कुल मिलाकर देखना होगा कि क्या ये रणनीति है या वास्तव में कहीं पेंच फंसा हुआ है। क्यों इस बार इतनी देर हो रही है जबकि पहले से तय ज्यादातर कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, पूरी जानकारी के लिए। कोरोना काल जैसे संकट की घड़ी में भी नेता सियासत से बाज नहीं आते। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कोई भी नेता सुर्खियां बटोरने का मौका नहीं छोड़ता। ताजा मामला भोपाल का, जहां कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ने का आरोप लगाने के बाद सोमवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सैकड़ों समर्थकों के साथ सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। कार्यकर्ता रेत घाट पर इकट्ठा हुए और वहां से सीएम हाउस को घेरने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बीच पुलिस ने भीड़ को रोकते हुए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। विधायक मसूद ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, कोरोना की जकड़ में पूरा प्रदेश है, अस्पताल भी लापरवाही बरत रहे हैं। बहरहाल विधायक ने सोशल डिस्टेंसिंग की खुद धज्जियां उड़ाते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को कितना बिगाड़ा, ये इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ सकता है। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार तूफानी रैलियां और प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को सांवेर के दौरे पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान जिला प्रशासन ने कार्यक्रम में लोगों को लाने ले जाने के लिए 600 बसों को अधिग्रहित कर उसमें पेट्रोल डीजल डलवाया। इस मामले को लेकर कांग्रेस भाजपा को घेरने में जुटी है। कांग्रेस ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। सोमवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल नापतौल विभाग पहुंचा। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ 5 अक्टूबर को सीएम शिवराज से मिलने भोपाल जाने के लिए प्रशासन से 100 बसों की व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही बसों में पेट्रोल डीजल डलवाने की गुहार तक लगा दी। इस पर संबंधित अधिकारी ने कहा, जिला प्रशासन को मामले में अवगत कराया जाएगा। डीजल की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी
हम लोगों को वहाँ पे उपस्थित रहने के लिए कहा गया था कि मतलब निर्देश दिए गए थे कि इस पंप में मतलब आप लोग रहें, जो बसें आएँ उनमें डीजल की व्यवस्था करानी, मतलब डलवाना है। वो जो आई उनको डलवाया और उनकी सूची वहाँ पंप से सीधे वहाँ जिला प्रशासन को चली गई। हम इंदौर से भोपाल 100 बसों को ले जाना चाहते हैं, उसी मांग में के लिए लेकर हम आए थे कि ये भी एक आम जनता की समस्याओं के लिए 600 बसों की व्यवस्था वो करें या 6000 बसों की व्यवस्था जिला प्रशासन करे या मुख्यमंत्री जी करें, वो उनका विषय है। मगर आज जो विषय है जनता का विषय था, तो इसी मांग को लेकर आए थे कि आप 100 बसों के डीजल की व्यवस्था नापतोल विभाग द्वारा की जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। भोपाल के मिंटो हॉल में सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के कोरोना वॉरियर्स से मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री ने उनसे चर्चा करते हुए कोरोना से लड़ी लड़ाई के अनुभवों को साझा किया। सीएम ने कहा कि कोरोना के मामले में प्रदेश तीसरे नंबर से 16वें नंबर पर स्वास्थ्य विभाग के कोरोना वॉरियर के सहयोग से ही पहुंचा। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स हमेशा सम्मान के पात्र हैं, जिन्होंने इस भीषण संकट काल में अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की दिन रात सेवा की। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार एक तरफ तो कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित कर रही है, वहीं दूसरी ओर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में संशोधन करके गृह विभाग, नगरीय विकास, राजस्व और नगर निगम के कर्मचारियों को इस योजना से बाहर कर रहे हैं। हमारे कई कोरोना वॉरियर्स पीपीई किट, मास्क समेत जरूरी संसाधनों के अभाव में संक्रमित हो चुके हैं, कईयों की तो जान भी चली गई। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना ज्यादा और बेहद जरूरी है। कमलनाथ ने कोरोना वॉरियर्स की मौत होने पर 50 लाख की राशि को 1 करोड़ करने की मांग की। दधीची थे जिनने अपनी हड्डियां दान कर दी थी। राजा शिवी थे जिनने कबूतर के बराबर मांस निकाल के अपना मांस दे दिया था कि देखो इसको मत मारो। लेकिन आज अगर दधीची के उदाहरण को अपने जीवन में आपने उतार के अपनी जिंदगी दांव पे लगा के सेवा की है, तो वो आप हैं, आप। इधर मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस को देशद्रोही बताया और इसके बाद सियासी बवाल मच गया। उषा ठाकुर ने उपचुनाव को लेकर कहा कि जो बीजेपी के साथ नहीं वो राष्ट्रवादी नहीं बल्कि देशद्रोही है और अब कांग्रेस पार्टी ने इसकी चुनाव आयोग से शिकायत की। देखिए, ये वैचारिक युद्ध है। ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस श्रेणी का नहीं मानती तो उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यदि उन्होंने किसी को राष्ट्रद्रोही बोला है तो उनको इस बात का विचार कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए कि उनका पुराना किस तरह के कर्म रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में चले गए वो देशद्रोही हैं। जिन लोगों ने अपनी चीटी उंगली तक देश की आज़ादी के लिए नहीं कटाई और विपक्ष को देशद्रोही बताते हैं, इसका मतलब है कि लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते। ये अलगाववाद पैदा करना चाहती है, सामने सद्भाव बिगाड़ना चाहती है। इनकी हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि इन्हें चुनाव प्रचार से अलग रखा जाए और इनको मंत्रिमंडल से हटाने तत्काल हटवाया जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।